नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों के संस्करण में। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुनाव में हुई एंट्री। चुनाव के बीच पहला वीडियो जारी किया, कहा मैंने बोला कम काम ज्यादा किया, मोदी सरकार का राष्ट्रवाद है नकली। जी हाँ दोस्तों, देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आबोहर रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर निशाने साधे। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि 1 साल से चीनी फौज भारत की पवित्र जमीन पर बैठी है। इस सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। सरकार देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी फेल हुई है। उन्होंने कहा कि आज देश की स्थिति चिंताजनक है। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एक तरफ अर्थव्यवस्था गिरी, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ 7 साल से सरकार चलाने के बाद भी केंद्र सरकार गलत नीतियों को नहीं मान रही। वह लोगों की समस्याओं के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री पद का एक खास महत्व होता है। इतिहास पर दोष लगाकर अपने गुनाह कम नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर मैंने ज्यादा बोलने की जगह काम को तरजीह दी है। हमने सियासी लाभ के लिए देश को नहीं बांटा, कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली के सीमापुरी में बंद घर से मिली आईईडी। किराए से रह रहे 3-4 युवक मौके से हुए फरार। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को राजधानी के सीमापुरी इलाके में छापेमारी की, जहां उन्हें एक संदिग्ध बैग में आईईडी मिली। मौके पर एनएसजी भी पहुंच गई है, जो इसे डिस्ट्रॉय करेगी। दोस्तों पुलिस को दोपहर 2 बजे इलाके में संदिग्ध बैग की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बम स्क्वाड भी मौजूद है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जिस कमरे से बैग मिला उसमें 3-4 लड़के किराए पर रह रहे थे, जो फिलहाल फरार हैं। दिल्ली के गाजीपुर में आरडीएक्स मामले की जांच करते हुए स्पेशल सेल की टीम दिल्ली के सीमापुरी इलाके के घर में पहुंची थी, जहां उन्हें यह संदिग्ध बैग मिला। ऐसे में बैग में मौजूद सील पैक संदिग्ध सामान को उस बैग से अलग करके दूसरे बैग में शिफ्ट किया गया। जांच के दौरान उसमें आईईडी होने की बात सामने आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई ने की पूछताछ, फिर होना होगा पेश। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के आरोपी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई कई घंटों तक पूछताछ कर रही है। दोस्तों पूछताछ के बाद अग्रवाल को सीबीआई ने वापस भेज दिया और उससे अगली पूछताछ पर कुछ दस्तावेज के साथ आने के लिए कहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 22,842 करोड़ रुपए के इस घोटाले के मामले में सीबीआई ने पिछले सप्ताह विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई जल्द ही इस मामले में एबीजी कंपनी के अन्य निवेशकों और बैंकों के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ करने जा रही है। दोस्तों देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में सीबीआई ने एबीजी ग्रुप के प्रबंधन निर्देशक ऋषि अग्रवाल समेत 5 व्यक्तियों और 2 कंपनियों एवं अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा 28 बैंकों के समूह का नेतृत्व कर रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक की शिकायत के आधार पर किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी की रैली में अखिलेश का नाम लेना ही भूल गए नेताजी, याद दिलाना पड़ा कि वोट मांगिए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के प्रचार के लिए अब सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बचा है। ऐसे में अब दिग्गज नेताओं का इन क्षेत्रों में आना आम बात है। दोस्तों मैनपुरी जिले में भी 20 फरवरी को ही वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के प्रचार के लिए गुरुवार को पहली बार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मैदान में उतरे। लंबे समय बाद चुनावी सभा में आए मुलायम के जोश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज में अब उम्र का असर जरूर दिखा। उन्होंने करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव के लिए वोट मांगा। नेताजी ने किसानों, नौजवानों और व्यापारियों की तरक्की को देश की मजबूती के लिए जरूरी बताया। हालांकि इस दौरान वह अखिलेश को जितवाने की अपील करना भूल गए और भाषण को खत्म करने लगे तो धर्मेंद्र यादव को उन्हें याद दिलाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हिमालय के गुमनाम योगी के इशारे पर खेल, 15 लाख से सैलरी हुई 4.21 करोड़, अब पड़ा आईटी का छापा।
जी हाँ दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की पूर्व CEO और MD चित्रा रामकृष्ण अब मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। 11 फरवरी को लगे 3 करोड़ रुपए के जुर्माने के बाद अब उनके मुंबई आवास पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। रामकृष्ण पर NSE की गोपनीय जानकारी हिमालय में रहने वाले योगी के साथ साझा करने का आरोप है। रामकृष्ण ने यह भी स्वीकार किया है कि पिछले 20 वर्षों से उन्होंने कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों पर अज्ञात योगी से मार्गदर्शन मांगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति भी इन्हीं आध्यात्मिक गुरु के इशारे पर की थी। NSE में करियर शुरू करने से पहले आनंद सुब्रमण्यम एक आम आदमी थे। दोस्तों, आनंद सुब्रमण्यम बालमल लॉवरी और ICICI ग्रुप के एक जॉइंट वेंचर में काम करते थे। वहां उनका सालाना पैकेज 14 लाख रुपए कुछ था और अप्रैल 2013 में उन्हें NSE में MD और CEO के चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर एंट्री दी गई। उस समय उन्हें 1.38 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया गया। 2 से 3 साल के अंदर ही सुब्रमण्यम का पैकेज 2016 तक बढ़कर 4.21 करोड़ रुपए का कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन 2022। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ, 3 तलाक का भी किया जिक्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के फतेहपुर में पहुंचकर चुनावी रैली को संबोधित किया। PM मोदी ने कहा कि मैं अभी पंजाब से आ रहा हूं, मुझे पंजाब में बहुत वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है, लेकिन इस बार मैंने जो पंजाब का मिजाज देखा है, पंजाब के लोगों का भाजपा को विजय बनाने का जो जोश है और उत्साह देखा है, वो अद्भुत है। पंजाब का जिक्र करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में भी पहले दूसरे चरण में कई स्थान पर जाने का मौका मिला और तीसरे चरण के भी कुछ कार्यक्रम किए हैं। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक जनता का जनार्दन भाजपा के लिए समर्थन कर रहा है और बढ़ाता चला जा रहा है। सारे वादे सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों की होली धूमधाम से मनाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरियाणा के निजी सेक्टर में 75% आरक्षण पर लगी रोक हटी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को हटाया। हाई कोर्ट ने कहा सभी पक्ष सुने, 4 हफ्ते में मामला निपटाएंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन पर लगाए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्टे हटाते हुए हाई कोर्ट को 4 हफ्तों में इस मामले का निपटान करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, डिप्टी एडवोकेट जनरल शेखर राज शर्मा ने इसकी जानकारी दी। साथ ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान हरियाणा सरकार निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ संबंधित एक्ट का मामला नहीं करने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा है। टॉप कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के पास हरियाणा सरकार की तरफ से लाए गए कानून पर स्टे लगाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हिजाब कंट्रोवर्सी, मुस्लिम देशों के संगठन को भारत का करारा जवाब, हिजाब पर जारी किया बयान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के बयान पर भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि देश के आंतरिक मामलों में बाहरी देशों की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक लोकाचार के अनुरूप ऐसे मामलों को हल किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिजाब विवाद को लेकर OIC ने भारत से कहा था कि मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, संरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने की भारत सरकार को जरूरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के खिलाफ अपने नापाक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा OIC का दुरुपयोग जारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, SBI के अकाउंट होल्डर्स की हुई बल्ले बल्ले, सबसे बड़े बैंक ने दिया बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, अगर आपका खाता भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो यह खबर आपके लिए खुशखबरी के तौर पर है। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों के लिए RD पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बदलाव कर दिया है। बैंक की तरफ से लागू की गई नई दरें 15 फरवरी से लागू हो गई है। दोस्तों, बैंक की तरफ से बढ़ाई गई RD की दरों का फायदा ऐसे ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने RD करा रखी है। दोस्तों, बैंक में आप सिर्फ 100 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ भी RD स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस स्कीम के बारे में हम आपको बता देते हैं, 1 साल से लेकर 2 साल तक की
की आरडी के आपको 5.1% ब्याज मिलेगा। 2 साल से 3 साल तक की आरडी पर आपको 5.2% मिलेगा और 3 साल से 5 साल तक की आरडी के लिए आपको 5.45% ब्याज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, टला नहीं जंग का खतरा, रूस ने यूक्रेन के पास तैनात किए सैनिक, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा फिलहाल टला नहीं है। रूस ने पहले दावा किया था कि उसकी सेना यूक्रेन की सीमा से पीछे लौटने लगी है, लेकिन अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिम रूस की सीमा पर अभी भी सैन्य गतिविधियां जारी है। अमेरिका ने भी दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से बलों की वापसी की अपनी घोषणा के विपरीत क्षेत्र में कम से कम 7,000 और बल को तैनात किया। पिछले 48 घंटों में फिल्माए गए मैक्सार की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में बेलारूस यूक्रेन सीमा से 6 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक नया सैन्य पोंटन पुल और क्रीमिया और पश्चिम रूस में सैनिकों और बख्तरबंद उपकरणों की तैनाती दिख रही है। निजी अमेरिकी कंपनी द्वारा साझा की गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में ऑटोमेटिक आर्टिलरी यूनिट्स बेलारूस में ट्रेनिंग देती दिखाई पड़ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखीमपुर कांड, आशीष मिश्रा की फिर बढ़ेगी मुश्किलें, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें कम नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किए जाने की मांग की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई जमानत शर्तों को पूरा करने के बाद मंगलवार शाम को यहां जेल से उसे रिहा कर दिया गया था। दोस्तों एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है और गवाहों को भी खतरा है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑफिस के बाद बॉस के मैसेज को इग्नोर करने की यहां पर मिलने जा रही है परमिशन। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस आपको काम से लौटने के बाद भी धड़ाधड़ काम बताता रहता है, धड़ाधड़ मैसेज करता रहता है। लेकिन दोस्तों एक देश ऐसा है जहां पर आपको अब बॉस के मैसेज को वर्किंग आवर्स के बाद इग्नोर करने की परमिशन मिल जाएगी। यानी कि अगर बॉस ने आपके लिए मैसेज भी छोड़ा है तो आप चाहें तो उस मैसेज का जवाब नहीं दे सकते और बॉस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हां दोस्तों, इन दिनों भारत समेत दुनिया भर में नए श्रम कानूनों को लेकर चर्चाएं काफी तेज है। कई देशों में कर्मचारियों के 4 डेज वर्किंग यानी कि हफ्ते में 4 दिन काम करने को लेकर तमाम बातें हो रही है। कई देशों में ये नियम लागू भी है। अब इस लिस्ट में बेल्जियम भी शामिल हो गया है। दोस्तों बेल्जियम की सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन की कटौती के बिना सप्ताह में 4 दिन काम करने का विकल्प दे दिया है। दोस्तों बेल्जियम में लेबर यूनियन और बिजनेस ग्रुप्स के बीच एक डील हुई जिसे लेबर मार्केट सुधारों की सीरीज के रूप में देखा जा रहा है। बेल्जियम में लंबे समय से श्रम कानूनों के सुधारों को लेकर आवाज उठाई जा रही थी, जिसके बाद लेबर यूनियन और बिजनेस ग्रुप के बीच लंबी बातचीत हुई। अब सरकार ने निर्णय लेते हुए ऐलान कर दिया कि सप्ताह में 4 दिन काम किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों इस आदेश में एक सबसे मजेदार बात यह भी है जो लोगों को खूब पसंद आ रही है कि जब आपकी शिफ्ट खत्म होगी और उसके बाद अगर आपका बॉस आपके मोबाइल फोन पर कोई मैसेज करता है या आपके लिए कोई मैसेज छोड़ता है किसी काम के लिए, तो आप उस मैसेज को और उस आदेश को इग्नोर कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल की बात। क्या आप चाहते हैं हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन खुद की mRNA वैक्सीन बना रहा, कोरोना से जंग में होगी ज्यादा कारगर। जी हां दोस्तों, जाने पूरी खबर की डिटेल, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है चीन से जुड़ी यह खबर। दरअसल दोस्तों चीन में पहली बार कोरोना वायरस का पता लगाया गया था। हालांकि चीन ने
अब तक फाइजर और मॉडर्ना की विकसित अवधारणा रूप से प्रभावी mRNA कोरोना वैक्सीन में से किसी का भी आयात नहीं किया है। इसकी बजाय चीन सिनोवैक और सिनोफॉर्म के टीकों पर निर्भर है, लेकिन अब ये देश अपना खुद का mRNA वैक्सीन विकसित कर रहा है। सिनोवैक और सिनोफार्मा दोनों टीके एक पारंपरिक डिवाइस का उपयोग करते हैं जिसमें कोरोना वायरस के तमाम स्वरूप होते हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं। टीके बनाने का एक आजमाया हुआ तरीका जो काम भी करता है। हालांकि ये टीके शुरू में लोगों को लक्षण वाले कोविड होने से रोकने में काफी अच्छे थे, यह सुरक्षा समय के साथ काफी कम हो गई है। ये टीके ओमिक्रॉन के संक्रमण से भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसने चीन पर अधिक प्रभावी टीके विकसित करने का दबाव डाला क्योंकि वह वायरस के खिलाफ सख्त नियंत्रण नीति अपना रहा है। ऐसे में चीन ने अब mRNA आधारित कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रवाद पर भारी चीन का माल। चीनी कंपनियों के सामान की रिकॉर्ड बिक्री 2020 में बड़े पैमाने पर हुआ था बहिष्कार। जी हां दोस्तों, चीन और भारत के बीच 2020 में हुए सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रवाद की जो लो जगी थी वह धीमी हो गई है। इसकी गवाही चीनी माल की लगातार देश में बढ़ रही बिक्री से मिल रही है। दोस्तों, देश में 3 सबसे बड़ी चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां Xiaomi, Lenovo और Vivo मोबाइल की बिक्री पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि यह माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच 2020 के सीमा संघर्ष के बाद से चीनी कंपनियों के सामानों पर खासा असर पड़ेगा। इन कंपनियों ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताया कि कंप्यूटर निर्माता Lenovo की 2020-21 में भारत में बिक्री कितनी बढ़ी। हालांकि स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi और Vivo की सेल में मामूली गिरावट आई है। Lenovo ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन से सीधे सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद अपना कारोबार बढ़ाया है। इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार 2020 में कोविड-19 के कारण लगे लंबे लॉकडाउन और प्रोडक्ट सप्लाई को प्रभावित करने वाले कंपोनेंट्स की कमी की वजह से Xiaomi और Lenovo पर असर दिखा है। दोस्तों, भारत में पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा चीनी सामानों की बिक्री हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना चांदी खरीदने का सही है समय। जान लीजिए क्या चल रहे हैं आज दाम। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सोने की कीमतें काफी हद तक अपरिवर्तित रही। निवेशकों का ध्यान उच्च मुद्रास्फीति पर केंद्रित था। MCX पर सोना वायदा 0.09% यानी कि 43 रुपए की गिरावट के साथ 49,573 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी वायदा 279 रुपए से अधिक की गिरावट के साथ 63,010 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBGA के मुताबिक हाजिर बाजार में बुधवार को सबसे ज्यादा शुद्धता वाला सोना 49,457 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 63,234 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1868.36 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.54 प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट। सेंसेक्स 58,000 के नीचे लुढ़का, निफ्टी भी 0.10% टूटा। जी हां दोस्तों, वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव वाला कारोबार होता नजर आया। उतार चढ़ाव के बीच बाजार फ्लैट बंद हुआ। शेयर बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन कारोबार के अंत तक यह तेजी कायम नहीं रह सकी। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 104.67 अंक यानी कि 0.18% की गिरावट के साथ 57,892.01 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों NSE का निफ्टी 17.60 अंक यानी कि 0.10% टूटकर 17,304.60 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों गुरुवार के कारोबार में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, सीमेंट, इंडसइंड बैंक, UPL निफ्टी के टॉप लूजर रहे। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ONGC, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC लाइफ टॉप गेनर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी, हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में महायुद्ध की आशंका के बीच अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में अमेरिका समेत कई देशों ने वहां से अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। भारत ने भी अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने खासतौर पर यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों को स्वदेश लौटने के लिए कहा है। दोस्तों यह सलाह यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के युद्ध में बदलने की आशंका के कारण की गई है। इसको लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया
है। दोस्तों, भारतीय दूतावास ने यूक्रेन छोड़ने के लिए एक एडवाइजरी लेटर यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को भेजा। लेटर में कहा गया है कि यूक्रेन के मौजूदा अनिश्चित माहौल को देखते हुए भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों को यूक्रेन छोड़कर अस्थायी तौर पर स्वदेश लौटने की सलाह दी जा रही है। लेकिन छात्रों का कहना है कि भारत ने एडवाइजरी जारी करने में देर कर दी। लेटर में आगे कहा गया है कि भारतीय नागरिक बिना किसी जरूरी काम के यूक्रेन की यात्रा न करें और वहां मौजूद नागरिक भी अनावश्यक घर से बाहर न जाएं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पेट्रोल से लगी आग को किस तरीके से बुझाया जा सकता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।